हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए विजय आईएएस की करंट अफेयर की मंथली मैगजीन जो कि अक्टूबर मंथ की है उसका पार्ट 5 लेकर आई हूँ, जिसमें हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, इसमें जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडिया कनाडा रिलेशन का। आइए जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। देखिए, आग लगी है समाज के अंदर पूरी कि भाई इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप आ रहे हैं दिक्कत में वजह ये है कि जो कनाडा है वो भाई सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई देखो, जो उनके यहाँ प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट के मर्डर्स हो रहे हैं, जिनमें कि हरदीप सिंह निज्जर वगैरह का नाम है, तो जो मर्डर्स हो रहे हैं ये इंडिया करा रहा है। और इसी की वजह से दोनों ही जो है देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। न्यूज़ के बारे में और कोई बताऊं तो यही मैंने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इंडिया पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जो मर्डर हुआ है हरदीप सिंह निज्जर का, एक हरदीप सिंह निज्जर कौन है? एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर है जो खालिस्तान की डिमांड करता है। इस पे गोली चला के गोली इसको लगी थी और इसकी मौत हो गई थी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर जून 2023 में। तो इसका इल्ज़ाम लगाया कनाडा ने कि ये इंडिया ने करवाया है। खैर, तब से दिक्कतें चल रही थी। अच्छा, इंटेलिजेंस शेयर हुई होगी, है ना, इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर हुई होगी, किसमें? 5 आइज अलायंस में। और यही बेसिस माना जा रहा है जिसके बेसिस पे कनाडा एलिगेशन लगा रहा है। क्या है ये 5 आइज अलायंस? पहले समझिए। ये जो है ना, ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को पाओगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1946 का जो यूके यूएसए एग्रीमेंट था कि हम शेयर करेंगे सिग्नल्स इंटेलिजेंस को। और ये जो इंटेलिजेंस देखता है, रिव्यू कर की जो काउंसिल है, इसके अंदर नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट आता है, रिव्यू, सिक्योरिटी एंटिटीज़ वगैरह आते हैं मेंबर्स। अब देखिए आगे समझिए, इसी के साथ क्या हुआ कि कनाडा ने क्या करा कि इंडिया के जो है जो डिप्लोमेट थे अपने यहाँ उनको हटा दिया, एक्सपेल कर दिया, और इंडिया ने कनाडा वालों को कर दिया। इंडिया ने और चीज़ें भी करी। इंडिया ने जैसे जो वीज़ा सर्विसेज थी कनाडा के अंदर वो सस्पेंड कर दी। क्यों? ये बताया कि भैया देखो, ये सेफ हेवन है किसके लिए? टेररिस्ट के लिए। अब ये सेफ हेवन क्या होता है कि भैया यहाँ से जाते हैं और वहाँ आराम से जाके जो है छुप के बैठ जाते हैं ये, ठीक है, टेररिस्ट, और उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता कनाडा। इसके अलावा ये भी कहा कि भैया विड्रॉल कर लीजिए 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स का इंडिया से। अब इसको तो जो वेस्टर्न मीडिया है उसने वैसे दिखाया था कि कनाडा ने ले लिया, लेकिन इंडिया ने भगाया था इन लोगों को। खैर, कनाडा ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ करा, है ना। ये कहा कि भैया ये तो इल्ज़ाम ये लगाया कि तो ब्रीच है विना कन्वेंशन का। पर इंडिया ने ये बात कही कि देखो, उसके अंदर उसका जो आर्टिकल है 11.1 वो ये कहता है कि इक्वल डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में। लेकिन भैया तुम्हारे तो ज़्यादा है यहाँ पे, तो ले जाओ। अब आप कहेंगे क्या वेना कन्वेंशन क्या है ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन? तो देखो, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, वो हुई थी, ये साइन किया गया था 1961 में और फोर्स में आया 1964 में। मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर्स जो है वो पार्टीज है इस कन्वेंशन की, और इसमें इंडिया उसका मेंबर है। अब मैंडेट की बात करें तो जो कन्वेंशन है वो यहाँ पे कहता है ना, सेट आउट करता है प्रिविलेजेस को डिप्लोमेटिक मिशन के, और एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है इस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के लिए। अच्छा, आप समझिए, ये इनेबल करता है मिशन विड्रॉल को अलग अलग रीजन से, जैसे कि आर्टिकल नंबर 11.1 ये अलाउ करता है कि जो रिसीविंग स्टेट्स हैं वो एक रीजनेबल मिशन को सेट कर सकते हैं, है ना, रीजनेबल मिशन साइज लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। अब देखो, इंडिया कनाडा के रिलेशन की बात करते हैं अगर हम, कुल मिला के क्या चल रहे थे, तो बहुत टाइम से बढ़िया रिलेशन थे, अच्छी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी। हमारे यहाँ भी मल्टी कल्चरल लोग हैं, उनके यहाँ भी हैं, मल्टी एथनिक नेचर है दोनों देशों का, अच्छे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं। और अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है उसमें 3% तो इंडिया का डायस्पोरा है ना, इंडियन डायस्पोरा देखने को मिलता है। इकोनॉमिक की बात करें तो हमारा 2022 में जो ट्रेड था वो 9.9 बिलियन तो गुड्स का था और 6.5 बिलियन सर्विसेज का था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा बढ़िया कोऑपरेशन है, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, फोकस है कि नई आईपी, प्रोसेस, प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना। इवन 1990s के बाद से इंडिया और कनाडा ने बढ़िया स्पेस साइंस में भी साथ मिलकर काम किया है। अंतरिक्ष एक कमर्शियल आर्म है इसरो की, और ये इसने बहुत सारे नैनो सैटेलाइट्स को कनाडा से लॉन्च भी करा है। कोऑपरेशन की बात करें एनर्जी सिक्योरिटी में तो साथियों न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट है 2010 का, इसने कनाडा को फैसिलिटेट किया कि हम
यहाँ पे वो यूरेनियम प्रोवाइड करेगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए एज अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। इंडिया का जो इंडियन जो ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसका 10% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है इन अ लिक्विड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन की बात करें तो कनाडा का जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वो कहती है कि चाइना एक डिसरप्टिव ग्लोबल पावर है, वही जगह इंडिया एक क्रिटिकल पार्टनर है जो है प्रॉपर मिलजुल के काम करने के लिए। अब देखो इससे रिश्ते में क्या गड़बड़ाहट हो सकती है, चैलेंजेस क्या है इंडिया कनाडा के रिलेशन में। देखो हिस्टोरिकल लेगेसी बताऊं तो जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे कनाडा ने लेकर आया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का एक फाउंडिंग मेंबर कनाडा था। लेकिन इंडिया ने कहा हम तो नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं। उस समय ये था कि हम ना इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, ना रशिया पास ना यूएस पास, आप अपना जो करना है करो, हम किसी की साइड नहीं है। इसके अलावा कनाडा ने भी बढ़ावा दिया था एक प्लेबिसाइड करने का कश्मीर को लेके, ठीक है ना। अब ये तो दिक्कत वाली बात थी। अच्छा, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ 1998 में, तब कनाडा ने कुछ वक्त तक टेम्परेरी रोक लगा दी थी पोटेंशियल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को इंडिया के साथ में। और कनाडा की जो इमिग्रेशन सिस्टम है, मतलब वहाँ पे कैसे कैसे लोग आ सकते हैं, उसमें अगर मैं बताऊँ तो इसमें ये था कि जो लोग जिनका कुछ खतरनाक बेकार शक वाला भी पास रहा है वो भी कनाडा की नागरिकता को पा सकते हैं और उस पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से एक्टिविटीज़ अपनी दूसरे देशों में फैला सकते हैं। तो गलत बात है ना। तो यही तो रोक लगाता है ना हमारे अच्छे रिलेशन को। आज के टाइम इंटरकनेक्टेड ग्लोबल लैंडस्केप है और इसमें अगर आप भाई ऐसे अपने यहाँ पे बढ़ावा दोगे तो सेफ हेवन के तौर पे काम करोगे आप। अच्छा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर्स बताऊँ तो आज की जो वहाँ पे सरकार है वो गठबंधन की सरकार है ना। इसमें अलायंस है पार्टीज़ का, प्रो खालिस्तानी पार्टीज़ इस पे क्या करती है, एक पर्टिकुलर स्टैंड देती हैं इसको। तो वहाँ की कनाडा की सरकार सोचती है कि यार चलो इनसे हम ये वोट बैंक के तौर पे इनको सपोर्ट करते रहें। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको याद रखिएगा, आगे हम सेपा ही यूज़ करेंगे। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये पेंडिंग चल रहा है 2010 से, ठीक है। और ये आ गया तो इससे क्या होगा कि हमारे और कनाडा के बीच का जो ट्रेड है वो बढ़ जाएगा एज मच एज 6.5 बिलियन से। तो जीडीपी का फ़ायदा 3.8 बिलियन का से 5.9 बिलियन का होगा फॉर कनाडा बाय 2035। खैर, अब मेडलिंग इन इंडियाज़ डोमेस्टिक अफेयर, फॉर एग्जांपल फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे, जब इंडिया के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपना सपोर्ट दिया था फार्मर्स को और ये कहा था कि भैया ये सिचुएशन थोड़ी दिक्कत वाली है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो इस दिक्कत से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा ये समझो भाई। सीधी बात है, स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो रिस्पांस है, ये जो टेंशन्स हमारे बीच में चल रही हैं उसको लेके, इंडिया को लेके कुछ खास नहीं है, अभी रुका हुआ है, बहुत इन्होंने रिएक्ट नहीं करा है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है इंडिया के लिए रिएक्ट करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया हम कंट्री काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना को, है ना। तो इसलिए इनको तो छोड़ दो। इकोनॉमिक बात करें तो जो क्राइसिस बढ़ी, इससे ये हो सकता है कि हमारा ट्रेड उससे कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स की दिक्कत आए, तो इससे हो सकता है जो सेपा है 2010 से पेंडिंग है आगे भी पेंडिंग रहे, डिले हो इसका साइन होना। डायस्पोरा करेक्शन की बात करें तो भैया देखो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है ना, वहाँ की इकनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब इकोनॉमिक और डायस्पोरा करेक्शन, इसके पास पोटेंशियल इतना है कि हम कल्चर और इकोनॉमिक रिलेशन जो अभी करेंटली दिक्कत में चल रहे हैं, तो इससे हम थोड़ा मतलब चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं कि हमारी अच्छी खासी जनता वहाँ पे है। बट स्टिल आज हम मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ देख रही थी तो आई फाउंड कि भाई स्टूडेंट्स ने भी अब थोड़ा सा बाइकआउट करना या दूर जाना, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना कनाडा में शुरू कर नहीं, मतलब ना इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भी कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है और हम लोग इतना उनकी इकनॉमी को फ़ायदे देते हैं ये क्या बताएं। चलो खैर, अब आगे क्या करना चाहिए, देखो डिप्लोमेसी प्रमोट करो, सीधी बात है। ये जो सस्पेंड कर रहे हो, उधर से उधर हटा रहे हो डिप्लोमेट्स को, इनसे अच्छा है कि प्यार से बैठ के चीज़ें सॉल्व करी जाएँ बिना किसी मतलब के। डायस्पोरा रिलेशन को मैनेज करो, है ना, कि भाई केयरफुली ध्यान रखो ना, अच्छे से एम्पावरमेंट रखो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ का, तो उनकी एक्टिविटीज़, उनका इन्फ्लुएंस क्या है सब समझो, जिससे वही वो नुकसान ना पहुँचाएं देशों को, तो हमारी भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल हो। भाई देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कुछ भी कहो, वायलेंस फैलाओ, सेपरेटिज्म फैलाओ, टेररिज्म फैलाओ, ऐसा नहीं है। जो ऐसे लोग फैलाते हैं वो इसका हनन करते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए।
कोऑपरेशन हो काउंटर टेररिज्म को लेकर। देखो दोनों ही देश जो हैं वो अच्छे से कोलैबोरेट करें फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन ऑन काउंटरिंग टेररिज्म एंड वायलेंट एक्टिविज्म में, जिससे इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में। अच्छा, कंक्लूजन क्या हो सकता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए कि एक नया फ्रेमवर्क लेकर आए कोऑपरेशन का, ज़्यादा ये उन्नतशील हो, है ना। मेन ये ध्यान दे कि हम कैसे ऐसे चीज़ों पे ध्यान दें जिनसे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो, जैसे ट्रेड, एनर्जी वगैरह। तो ये पूरी बात हो गई इंडिया कनाडा के रिलेशन को लेके। साथियों, अब इंडिया और साउथ कोरिया की बात करते हैं। न्यूज़ में क्यों रहा है साउथ कोरिया के साथ? क्योंकि 2023 में 50वीं एनिवर्सरी पड़ी थी हमारे और साउथ कोरिया के या रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रिलेशंस जो रहे उसको लेके 50th एनिवर्सरी थी। तो आप कहेंगे इंडिया और साउथ कोरिया का रिलेशन कैसा भाई? देखो, पहली चीज़ तो सिविलाइजेशनल लिंकेज है हमारे। जैसे कहते हैं कि आपका समयुक्युसा के हिसाब से, या इसे कहते हैं हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ 3 किंगडम्स के हिसाब से, जो कि एक 13वीं शताब्दी का टेक्स्ट है। उस समय प्रिंसेस सूर्यरत्ना थी अयोध्या की। इन्होंने शादी करी थी किम सुरु से इन द ईयर 48 AD में कोरिया के अंदर। अब क्या हुआ? इसके अलावा बुद्धिस्ट मॉन्ग हाइचू, जिन्हें होंगजियो कहते हैं, ये इंडिया आए थे 723 से 729 AD तक रहे, और उन्होंने सब कुछ अपने ट्रैवल ब्लॉग पिलग्रिमेज टू द 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया में लिखा। प्रॉपर इंडिया कल्चर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी कैसी थी, सब लिखा। इसके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पोएम भी लिखी थी 1929 में, जिसे कहते थे लैम्प ऑफ द ईस्ट, जो कोरिया की इतनी खूबसूरत इतिहास को, उसके ब्राइट फ्यूचर को दर्शाती थी। अब देखिए इंडिया का रोल क्या रहा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, साउथ कोरिया को आप यहाँ देख सकते हो। ये नॉर्थ कोरिया पड़ता है, ये साउथ कोरिया है, ये पड़ता है इधर जापान। देखो भैया, इंडिया का रोल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये रहा कि लीडरशिप मिली यूएन कमीशन फॉर कोरियन रिलेशन की 1947 में। रेजोल्यूशन स्पॉन्सर करा गया इंडिया के द्वारा, जिसकी वजह से कोरियन वॉर सीज फायर हुआ, रोक लगी 1953 में। इंडिया जो चेयरमैनशिप थी ऑफ द न्यूट्रल रिलेशन रेपैट्रिएशन कमीशन की आफ्टर द आर्मिस्टाइज, एंड इससे क्या हुआ कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो भी वॉर से निकले थे वो सॉल्व हुए। डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो 1973 में दोनों ही देशों ने एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्थापित करा, जिससे हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2010 में हुई और बढ़ावा हुआ चीज़ों में, रिश्तों में, और स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2015 में भी हुई। इवन हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, इससे बहुत अच्छा कोऑपरेशन हुआ साउथ कोरिया, और न्यू साउदर्न पॉलिसी जो उनकी है, ये यहाँ पे साउथ कोरिया की रीजनल स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स इंडिया और एशियन को लेके इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दोनों ही, चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो या इनकी न्यू साउदर्न पॉलिसी हो, ये सब मिलके काम करी, रीजनल प्रायोरिटीज़ को इन्होंने बहुत ध्यान दिया। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन की बात करें तो हम दोनों ने साइन करा है सेपा को सिंस 2009, और बायलेटरल रिलेशन जो दोनों ही के हैं वो $27.8 बिलियन रहे थे 2022 में। इसके अलावा कोरिया प्लस एक इनिशिएटिव था जिसका एम ये था कि हम प्रमोट और फैसिलिटेट करेंगे कोरियन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर। इसके साथ कोरिया लगातार इंडिया को एक अपना नया इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे देखता है। उद्देश्य यह है कि हम जो वहाँ की ओवर डिपेंडेंस चाइना और यूएस की है वो कम करी जाए। दोनों देश जो है ये मान रहे हैं कि 2030 तक $50 बिलियन तक का ट्रेड कर लें। अब स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस की बात करें तो दोनों ही सपोर्ट करते हैं रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, और कंसर्न को शेयर करते हैं चाइना जो बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, या कोरिया का जो न्यूक्लियराइजेशन है उसको लेके। 2018 में इंडिया ने इंडोर्स करा वैंकूवर डायलॉग को, ताकि नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन कर रहा है इस पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ कोरिया का जो दोस्तों इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर इंडिया को एक की मेंबर माना गया है इस रीजन के अंदर। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जिसकी शुरुआत हुई 2013 में, वो अपग्रेड करा गया 2+2 डायलॉग में। 2+2 डायलॉग आप यूएस के टर्म में बहुत सुनते होंगे। इसमें क्या होता है कि दोनों देशों के फॉरेन और डिफेंस लेवल के मिनिस्टर की मीटिंग होती है, तो ये हमारा हो रहा है उनके साथ 2018 से। इसके साथ डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ रही है इनटू जॉइंट रिसर्च प्रोडक्शन, जैसे कि K9 वज आर्टिलरी गन वगैरह, कोलैबोरेशन कुछ एरियाज़ में जैसे साइबर स्पेस इंटेलिजेंस शेयरिंग में हुआ।
कल्चर रिलेशन की बात करें तो सारंग फेस्टिवल जो इंडिया के अंदर होता है, सारंग फेस्टिवल जो इंडिया का है, जो कोरिया में होता है हर साल, दिखाता है अलग डाइवर्स इंडियन कल्चर को, आर्ट फॉर्म्स को अलग अलग पार्ट ऑफ साउथ कोरिया में। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, पीएचडी करते हैं कोरिया से, प्रोफेशनल्स आईटी में, शिपिंग, ऑटोमोबाइल्स है ना, और ये सब जाते हैं कोरिया के अंदर। अब तो दिक्कत कहाँ है, हमारे रिश्ते और मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या क्या दिक्कत आएगी और मजबूत करने में साउथ कोरिया के साथ इंडिया के रिलेशन को? देखो बहुत दूर है ये, है ना, इसका जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत है, और आसपास में आदमी सोचता है ज़्यादा अच्छे से घूम फिर आएगा, इतनी दूर जाना, तो इससे इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। उसके अलावा डिलेड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, जो कोल्ड वॉर की राइवलरी थी, इससे इंटरेक्शन और कम हो गया फॉरेन पॉलिसीज़ में। और साउथ कोरिया ने इंडिया को परसीव करा एक एज अलाइंड विद द, ये माना कि ये सोशलिस्ट ब्लॉक के साथ मिले हैं, हालांकि इंडिया ने देखिए नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रखी थी, हम किसी के साथ नहीं मिले हैं, है ना। बैलेंस रिलेशनशिप इन्होंने हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ कोरिया के साथ रखा था कोरियन पेनिनसुला के अंदर। उसके अलावा सब ऑप्टिमल कोऑपरेशन, तो लिमिटेड कोऑपरेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटेंट कम है दोनों ही साइड से। साउथ कोरिया ऑफन अलाय करता है मेजर पावर के साथ, जैसे यूएस वगैरह के साथ, वाइड इंडिया की रीजनल पॉलिसीज अभी भी डेवलप हो रही हैं। अनटैप्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल सेपा जो है ये लिमिटेड है अपने स्कोप में, है ना। सेपा को रिवाइज करा जाए जैसे कहा गया 2015 में, बट अभी ये कंक्लूजन पे कुछ पहुंचा नहीं है। इंडिया भी जो है वो ट्रेड डेफिसिट फेस करता है, मतलब ये मानिए करीब $8 बिलियन का $2021-22 में करा। क्यों? क्योंकि हमारा टेक्निकल कुछ ट्रेड बैरियर्स हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत हैं वगैरह वगैरह। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो विजन है सिस्टमैटिक कोऑपरेशन का। देखो दोनों ही के रिश्ते इतिहास से बढ़िया है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बढ़िया है, बट ये अब काफ़ी क्रूशियल है कि हम और ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप रखें, फोकस ये रखें कि भाई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बढ़िया हो, और साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम के साथ मिलके पार्टिसिपेट करे क्वाड में। दैट इज़ क्वाड क्या है, ये सब अलायंस है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस का। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ऐसा कोऑपरेशन होगा तो क्वाड और बढ़ेगा और क्वाड प्लस बन जाएगा। दूसरा, डीपनिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, सिंस देयर कोर कॉम्पिटेंसीज इन द इकोनॉमिक डोमेन आर डिफरेंट। तो ये कह सकते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है कि लॉन्ग टर्म में विन विन फ्रेमवर्क हो, दोनों ही देशों को फ़ायदा हो। कोरिया के अंदर क्या है कि पॉपुलेशन उनकी काफ़ी बूढ़ी हो रही है, टेक्नोलॉजी के साथ मिलके ये हो सकता है कि अब हमारे यहाँ तो यूथफुल इंडिया है, यंग लोग ज़्यादा हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जा सकता है। स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के पास हाई पोटेंशियल है कि हम आपस में मिलके कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, दोनों ही देश जो हैं वो उनके पास पोटेंशियल है कि हम जॉइंट HADR एक्सरसाइजेस करें, काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस करें, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस करें, इंटर ऑपरेबिलिटी वगैरह बढ़ाएं। तीसरी बात कि डेवलपिंग रीजनल सिनर्जीज, कि दोनों ही देश बहुत बड़े हैं, है ना, एशिया के जाइंट्स हैं, और मतलब साइज़ में नहीं बता रहे हैं, है ना, ऐसे बता रहे हैं कि भाई अच्छा जो है आपकी इकनॉमी वगैरह है। तो क्या करा जाए, एक्सप्लोर करा जाए थर्ड कंट्री कोऑपरेशन को स्पेसिफिक स्टेट्स के साथ में इन दी IOR इंडियन ओशन रीजन में, जो है ज़रूरी है ना डेवलपमेंट इंटरवेंशन के लिए। एशियन एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो IORA है, ये सब क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जो दोनों देशों को जो है ला सकते हैं कि वो इंगेज करें विद अ थर्ड कंट्री। और एशियान में दोनों ही देश जो हैं वो डायलॉग पार्टनर्स हैं। वही जगह IORA में इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और साउथ कोरिया के पास एक डायलॉग पार्टनर का स्टेटस है। फिर आई बात मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की, तो मल्टीलेटरल फोरम जैसे कि IORA, एशियान और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कोलैबोरेशन की, जैसे कि कोलैबोरेशन इन द थर्ड कंट्री। दोनों ही कोलैबोरेट कर सकते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और डीकार्बनाइजेशन इंगेजमेंट में थर्ड पार्टी कंट्रीज़ में जो कि लोकेटेड है इन द साउथ ईस्ट एशिया। कंक्लूजन की बात करें साथियों, तो इंडिया और साउथ कोरिया ये एक मिडिल पावर्स हैं और जो बढ़ती हुई इकनॉमीज़ हैं दैट नीड रीजनली स्टेबिलिटी। फॉर दिस इनको एक साथ काम करना पड़ेगा। जो स्ट्रैटेजी और पार्टनरशिप है ये और अच्छे तरीके से करी जाए ताकि और ज़्यादा बढ़िया बायलैटरल रिलेशनशिप मजबूत हो। तो ये हमने साउथ कोरिया के साथ बात करी साथियों।
अब ये एक टॉपिक जो कि डिस्कशन का मजबूत कारण है, इंडिया और मालदीव्स को हम समझते हैं। देखिए न्यूज़ में यूँ रहा क्योंकि मालदीव्स के नए जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं, इन्होंने कहा कि हम इंडिया के जो ट्रूप्स हैं वो मालदीव्स में इनकी प्रेजेंस अपने आइलैंड से एकदम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इन्होंने इसी बात पे ही प्री पोल प्रॉमिस इनका यही था कि हमको वोट दो, हम ऐसा करेंगे कि इंडिया आउट कैंपेन चलाएंगे। न्यूज़ के बारे में समझिए, जो इंडिया आउट कैंपेन को लीड करा जा रहा था प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया, जो आज ये जीते हैं, है ना, ये जो निकल के आए हैं अगेंस्ट द इनकम्बेंट एमडीपी के अगेंस्ट, और ये जीते भी। इन्होंने यही कहा था हम इंडिया आउट करेंगे। कैंपेन को स्ट्रांगली अपोज करा इंडिया की मिलिट्री जो प्रेजेंस है ना, जो कैंपेन है वो क्या कहता था, क्यों कहता था कि इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स के अंदर वो बिल्कुल गलत है, इसको हम आ गए सरकार में तो हटा देंगे, है ना। खैर कि भैया इसमें जो है मालदीव्स आज़ाद है और ये है और वो है, तो इंडिया क्यों है यहाँ पे। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई इंडिया के जो गिफ्ट ऑफ टू, मतलब इंडिया ने गिफ्ट किया था 2 ध्रुव। अब इसको गौर समझिएगा, हमने इन लोगों को गिफ्ट किया था 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को, 2010 में किया, 2015 में किया। अब ये हेलीकॉप्टर्स जो थे वो इसलिए दिए गए थे जैसे कि मैरीटाइम वेदर सर्विलांस के लिए, ओशन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इसके साथ कुछ 70 इंडियन मिलिट्री पर्सनल क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इंडिया के स्पॉन्सर्स जहाँ के रडार स्टेशंस को, सर्विलांस एयरक्राफ्ट को। इंडियन वारशिप हेल्प करता है पेट्रोल करने में मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। अच्छा, मालदीव्स के बारे में थोड़ा समझिए, क्यों इतना इतरा रहा है वो भी बताती हूँ मैं आपको। चाइना के इन्फ्लुएंस में सब मामला है। बहरहाल मालदीव समझिए, मालदीव की जो पोजीशन है ना नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, वो क्या है कि बहुत ज़रूरी है ना। ये 70 नॉटिकल माइल्स अवे है इंडिया के मिनिकॉय आइलैंड से और 300 नॉटिकल माइल्स दूर पड़ेगा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से। आप ये देखिए कितना पास है ये। और इसमें फ़ायदा उठाता है कौन? चाइना। सब करा वरा चाइना का है। तो देखो भाई, इंडिया चाइना जियोपॉलिटिकल जो डायनेमिक है मालदीव्स के अंदर, समझिए 2008 से 13 क्या हुआ, कॉर्डियल शुरुआत हुई। क्या शुरुआत हुई? पहला डेमोक्रेटिक सरकार इलेक्ट हुई 2008 में। फ्रेंडली बेगिंग हुई, वॉज अंडरपिन बाय इन्हांस सिक्योरिटी कॉपरेशन इंडिया के साथ में, जैसे कि प्रोविजन ऑफ डोर्नियर एयरक्राफ्ट एंड पेट्रोल बोट्स फॉर मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एंड सर्विलांस के लिए। फिर क्या हुआ, 2013 से 18 में थोड़ा सा दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? पीपीएम जीत गई। और इलेक्शन की जब पार्टी आती है तो हमेशा दिक्कत देती है ना। इलेक्शन में जीती और इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे उस समय याद होगा आपको, बहुत उड़ा था हवा में, अब्दुल्ला यमीन। इन्होंने दिक्कत डेमोक्रेसी की तो वहाँ पे ऐसी की तैसी कर दी और अब चाइना की प्रेजेंस वहाँ बढ़ाई और एंटी इंडिया जो रियोट्रेक था वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल पर्पस के लिए, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेंटिमेंट्स ये बढ़ाने लगे। इस टाइम पे तो मालूम है मालदीव चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर दिया गया था। खूब उधार ले लेके बैठा है, बाद में रोएगा। 2018 से 23 में फिर से क्या हुआ कि फिर से इंगेजमेंट और बढ़ा। एमडीपी जीती, इलेक्शन हुए, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट पॉलिसी आई और इससे क्या था कि इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन हमारे बढ़िया रहे, है ना। इंडिया के कंसर्न्स जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को लेके मालदीव्स में वो भी एड्रेस करे गए। तो इस पॉलिसी का एम क्या था कि हम जो भी दिक्कतें आई हैं दोनों देशों के बीच में उसे हम ख़त्म करें। लेकिन अब क्या है, फिर से दूसरी सरकार आ गई है और मुसीबत लेके आ गई है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है मालदीव्स की इंडिया को लेके, थोड़ा सा हम इस बारे में समझते हैं। देखो भैया, अगर इम्पोर्टेंस की बात करने लग जाएं अब, तो उसमें सबसे पहली बात है कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, इनको सारे के सारे बड़े देश बड़ा मान्यता दे ही रहे हैं और इंडिया के तो इतना करीब है तो ये बहुत ज़रूरी हो गया। देखो भैया, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। स्ट्रॉन्ग कल्चर, इकोनॉमिक, ट्रेड टाइज है ना, 100 सालों से चला आ रहा है, सदियों से। मालदीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जो पड़ोसी, अगर देखा जाए इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका। इसके अलावा ये मेंबर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दैट इज सार्क का मेंबर भी है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तो भैया ये बहुत ज़रूरी जगह पे लोकेट करता है ना। ये अच्छा लिंक बनाता है मेजर इंडियन ओशन चोक पॉइंट्स के बीच में, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गई ना इंडिया के लिए, क्योंकि यहीं से 95% ट्रेड का बाय वॉल्यूम और 68% बाय ट्रेड का बाय वैल्यू आता है वाया इंडियन ओशन।
अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडिया की, अगर हम बात करें उसके लिए मालदीव्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट अलग अलग जो हमारे मैरीटाइम खतरे हैं, जैसे टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह। इन्फ्लुएंस चाइना का इंडियन ओशन रीजन में कम होगा। भाई डिप्लोमेटिक और ट्रेड पार्टनरशिप तो है ही है, उसके अलावा चाइना ने तो अब क्या करना शुरू कर दिया ना, लगातार से मिलिट्री प्रेजेंस भी इंडियन ओशन रीजन में करना शुरू कर दी हैं। अच्छा, डायस्पोरा की प्रेजेंस देखो, इंडिया जो इंडियन की जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है, इसका अच्छा खासा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में प्रेजेंस आप देखोगे। और हमारे यहाँ से देखिए ना, इनको बहुत फ़ायदा होता है, ये इतना आदमी तो आप देखते हैं मालदीव्स घूमने चला जाता है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया की मालदीव्स के लिए, ये भी तो बात होती है ना, हमारे लिए तो वो ज़रूरी है, उसके लिए क्या हम ज़रूरी हैं। तो देखो पता है क्या, इंडिया ऐसा पहला था जिसने जो वन अमंग्स दी था जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज़ किया था उसकी आज़ादी के बाद 1965 में, और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे थे इस देश के साथ में। ठीक है, एमिकेबल रिलेशन, इंडिया की जो टाइज है ना मालदीव के साथ में, उसमें जो है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की कमी है। 1976 में मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी ने डिस्प्यूट जो था मिनिकॉय को लेके वो ख़त्म कर दिया था। तो मालदीव्स ने रिकॉग्नाइज़ करा था मिनिकॉय को कि ये इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया है, आइलैंड। अच्छा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा क्राइसिस में, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा था जो क्राइसिस थी उसमें, जैसे कि 1988 में मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ ऑपरेशन कैक्टस के नाम से टू प्रिवेंट द कूप। 2004 में असिस्टेंस दी गई सुनामी के बाद, 2014 में एड दी गई वाटर शॉर्टेज से, 2020 में कॉम्प्रहेंसिव हेल्प करी गई कोविड-19 पेंडेमिक में भी। इसके साथ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एक मेजर मैरीटाइम पावर है साउथ एशिया की, इंडिया सिक्योरिटी देता है मैरीटाइम अपने आसपास के पड़ोसी देशों को। मालदीव्स इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखता है, और एक इम्पॉर्टेंट रोल इंडिया की सिक्योरिटी और ग्रोथ में है, सारे ही इस पूरे रीजन सागर इनिशिएटिव है उसमें लेके। अच्छा, इंडिया और मालदीव्स कहाँ कहाँ पे मिल के काम करते हैं, तो अगर हम बायलैटरल ट्रेड रिलेशन की बात करें तो 2021 तक हमारा ट्रेड $323.9 मिलियन पहुंचा था। अच्छा, इंडिया बना था मालदीव का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। सिक्योरिटी डिफेंस की बात करें तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस और इंडिया करीब 70% मालदीव्स की डिफेंस ट्रेनिंग नीड्स को पूरा करता है। इंडिया डिफेंस रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल, एक कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम। इंडिया नए नए कोस्ट गार्ड बेस बनाता है, उसमें बनाए भी हूँ थुरू, थिलाफालू अटोल में। ये जो है इंगेज करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है इकोवेरिन में, है ना, पार्टिसिपेट करते हैं जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज में, कोऑपरेट करते हैं थ्रू द कोलंबो सिक्योरिटी इन कॉन्क्लेव में। मतलब ये CSC है ना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसकी शुरुआत हुई थी इनिशियली, इसको 2011 में बनाया गया था, एक ट्रायलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग जिसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव से, बाद में इसमें मॉरिशस भी आ गया था। डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया ने अच्छे रिलेशन इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ, मतलब इंडिया ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करा इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज़, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ करा। मतलब ग्रांट भी दी मालदीव्स को ये फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करूं तो इंडिया एक सपोर्टिंग एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट, रोड्स और लैंड रिक्लेमेशन वगैरह को सपोर्ट करता है ना। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करा इंडिया के द्वारा, मालदीव्स का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। इसके अंदर करीब 6.74 किलोमीटर्स का लंबा ब्रिज और कॉजवे लिंक था जो कैपिटल माले को 3 आसपास के आइलैंड से कनेक्ट कर रहा था। टूरिज्म बहुत ज़रूरी है, 2023 में ही इंडिया एक लीडर सोर्स मार्केट था मालदीव्स के लिए। दोनों ही देशों में ओपन स्कीज अरेंजमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट, वीज़ा अरेंजमेंट, ग्रांट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, वीज़ा फ्री एंट्री टूरिज्म के लिए, मेडिकल और बिजनेस पर्पस के लिए, तो ये सब देखने को मिलती है। अब रिश्तों में दिक्कतें कहाँ आएंगी, कैसे होगा, समझते हैं। देखो, इनस्टेबिलिटी है देश के अंदर। मालदीव्स की जो सिविल सोसाइटी है ना, वो अभी कुछ डेवलप हुई नहीं है, चैलेंजेस से जूझ रही है। वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, ड्रग अब्यूज़ है, लेबर मार्केट इश्यूज़ वगैरह हैं जो इंडिया की गुडविल एफर्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं।
एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रिसेंटली जो सरकार आई है ये कहती है कि हम प्रो चाइना है, प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं कि हम सारे एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ ख़त्म कर देंगे जो पुरानी सरकार ने की है। इन्फ्लुएंस चाइना का बहुत है ना, एक इम्पॉर्टेंट पर्ल है ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी में। और चाइना वो सब चीज़ों पे रोक लगा सकता है जिससे जो है जो भाई जो भी उसने वहाँ खोया है वो सब पा सकता है, अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फुटफॉल वहाँ और मजबूत कर सकता है। तो ये सब तो खतरा है इंडिया के लिए। प्रोजेक्ट कंप्लीशन में देर हो सकती है, पहले भी इंडिया सफ़र करा है नेगेटिव इमेज से, है ना, ये देखी गई है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम में। अब देखो वे अहेड की बात करी जाए तो अलीइंग एंटी इंडिया नोशन, इंडिया जो है इसके पास जो है इंडिया हैज़ टू वर्क ऑन परसेप्शन मैनेजमेंट इन मालदीव्स, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना कि दैट इंडियन असिस्टेंस जैसे कि वैक्सीन मैत्री, तो इससे बेनिफिट्स होगा मालदीव्स के लोगों को। यूथ एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप, करीब 35% जो मालदीव की पॉपुलेशन है यंग है, उसकी उम्र 15 से 35 के बीच में है। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट जो इंडिया के द्वारा लाए जाएंगे वो टारगेट करेंगे यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को और एंटरप्रेन्योरशिप को मालदीव्स के अंदर। अच्छा, अर्ली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, इंडिया को ये देखना चाहिए कि फटाफट से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा दें, कोई अगर रुकावट आ रही है तो उसको ख़त्म करें ताकि देरी ना हो। नई सरकार के साथ मिल के चले, है ना, इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करे, है ना, प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर चल रहे थे, वाइल नई अप्रोच लेकर आए ताकि करंट गवर्नमेंट के साथ मिल के चले। फोकस इंडिया की स्ट्रेंथ पे किया जाए, इंडिया यहाँ पे एक अपीलिंग और सब्सटेंशियल ऑल्टरनेटिव बन के आए चाइना की इन्वेस्टमेंट जो जैसे चाइना कर रहा है, तो ऐसे भाई इंडिया और मजबूत बन के आए, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़िया हो, इससे डेवलपमेंट और हो मालदीव्स के अंदर। और आखिरी में बस यही कहेंगे कि इंडिया का जो फुटप्रिंट है मालदीव्स में वो डीप रूटेड है, बहुत पुराना है, हर तरह के ट्रेडिशन देखे जाएँ तो कुछ बदलाव आएगा तो लीडरशिप की वजह से ही आता है मालदीव्स के अंदर। हालांकि ये तो अनलाइकली है कि हम फंडामेंटल्स वहाँ पे मतलब बदले। इंडिया मालदीव्स कोऑपरेट कर सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर के तहत। तो ये हमने यहाँ तक बात करी। तो साथियों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।